नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती है आज, और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सहित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया है। इस मौके पर सूबे की राजधानी में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय सिविल पार्क रोड में कार्यक्रम पुष्पांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया है। तो वहीं सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि मां भारती के अमर सपूत, भारत की एकता, अस्मिता व अखंडता हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता और विचारक, महान शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा हमारे पथ प्रदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनकी पावन स्मृतियों को कोटिशा नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे थे। उन्होंने पीएम के हाथों लोकार्पित होने वाली तमाम परियोजनाओं का हाल जाना है। अधिकारियों को बारिश के दौरान खराब हो चुकी सड़कों को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के वाराणसी सांसद बनने के बाद 7 सालों में यहां रिकॉर्ड स्तर पर विकास हुआ है। बड़े स्तर पर सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण भी हुआ है। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके विभाग की ओर से किए गए कार्यों का संदेश वो आम जन तक जरूर पहुंचाएं। तो सीएम लोकार्पित होने वाली तमाम परियोजनाओं का जानकारी जुटाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और 75 के करीब ऐसी परियोजनाएं हैं जो पीएम के हाथों लोकार्पित होंगी और इसकी तैयारियां भी पुख्ता कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख पदों पर चुनाव कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य में ब्लॉक प्रमुख के 826 पदों के लिए चुनाव 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच होगा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 8 जुलाई को नामांकन किया जाएगा। उसी दिन नामांकन पत्रों की समीक्षा भी होगी। नाम वापसी 9 जुलाई को होगा। 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग और फिर उसी दिन 3 बजे से परिणाम आने तक मतगणना होगी। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के 826 पद हैं। राज्य में क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75,255 पद हैं जो बीडीसी सदस्य चुने जाएंगे। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख के लिए प्रत्याशी हो सकते हैं। बीजेपी सरकार के मंत्री, माफ कीजिएगा, पार्टी विधायक, सांसद और पदाधिकारियों के रिश्तेदार भी पार्टी के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अब लड़ सकेंगे। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी को संतुष्ट करने के लिहाज से रणनीति में तब्दीली की गई है। पार्टी ने मंत्री, विधायकों और सांसदों को पार्टी पदाधिकारियों के नाते रिश्तेदारों को टिकट न देने का जो निर्णय था वो अब तब्दील कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य चुनाव में जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के परिवारजन को टिकट नहीं मिलने से उनमें खासी नाराजगी है। विधानसभा चुनाव से पहले सभी को संतुष्ट करने में जुटी पार्टी ने उनकी नाराजगी को दूर करने का एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता यह है कि निर्णय में तब्दीली की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सभी पार्टियों ने हार का आकलन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में 3 जिला पंचायत सदस्य जीतने वाली बीजेपी को 22 डीडीसी सदस्यों ने भले ही जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी दिला दी हो, लेकिन अब कार्रवाई के क्रम में एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष ने अपने तीनों जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें, सुल्तानपुर में एआईएमआईएम के 3 सदस्यों के साथ आपके एक निर्दलीय ने बीजेपी उम्मीदवार उषा सिंह को वोट किया था। तीनों के निष्कासन के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बकायदा पत्र जारी करके इसकी जानकारी दी है। विधान परिषद में सपा के 4 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया। भाजपा कोर कमेटी के होने वाली बैठक में नए सदस्यों के नामों पर मंथन भी होगा। परिषद में मनोनीत सदस्य श्री राम सिंह यादव, लीलावती कुशवाहा, रामवृक्ष यादव और जितेंद्र यादव का कार्यकाल सोमवार को ही समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संस्तुति पर राज्यपाल 5 नए सदस्य मनोनीत करेंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 4 नए सदस्यों के मनोनयन के लिए मंगलवार को यानी कि आज होने वाली बैठक में मंथन किया जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी अब नए सिरे से संगठन को सक्रिय करने की कवायद में जुटी हुई है, जिसके तहत
कई जिलों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो सकती हैं। इसके लिए आज सपा कार्यालय में बैठक किया जाएगा, मंथन भी होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पूजा, देखिए, 4 जो विधान परिषद के पद हैं उनको खाली किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब भारतीय जनता पार्टी में आज कोर कमेटी की बैठक होनी है। साफ तौर से ये तय किया जाएगा कि आखिर इन नामों पर किसका प्रस्ताव दिया जाए। जो शाहजहांपुर के बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद शामिल हुए हैं, उनके नाम की चर्चा है। पूर्व भाजपा के अध्यक्ष जो 2014 की जीत के हीरो रहे थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनके नाम की चर्चा है। अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल, उनके नाम की चर्चा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा वो 4 नाम सेलेक्ट करना, जिनको विधान परिषद का रास्ते के जरिए सदन में पहुंचाया जाएगा। आज मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बैठक भी भारतीय जनता पार्टी पे होगी पूजा। जो ब्लॉक प्रमुख के 826 पदों पर चुनाव होने हैं, उनके उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर होने हैं और बड़ा चुनाव होता है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल समय है। जिलों से नाम मांगे गए हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल दिक्कत होगी ऐसे नाम सेलेक्ट करने में। हालांकि नियम में परिवर्तन किया गया है। पहले नियम बनाया गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक हैं, उनके परिवार के लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब इसमें तब्दीली की गई है। तो कहीं ना कहीं अब आज बड़ी बैठक है भारतीय जनता पार्टी पर। बड़ा हुजूम रहेगा। उत्तर प्रदेश के टिकटार्थी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जमा होने शुरू हो गए हैं। तो आज विधान परिषद की 4 सीटों के उम्मीदवार, 826 ब्लॉक प्रमुखों के उम्मीदवारों की तो अनाउंसमेंट होनी है। तय होना है कि किन लोगों को इन पदों पर विराजमान किया जाएगा। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने, आपको बता दें कि एमएलसी के मनोनयन को लेकर के जो प्रस्तावित नाम होंगे उसको लेकर के बैठक का दौर लगातार जारी है। मंथन होगा कि आखिरकार किनके नामों को आगे किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने सपा नेता अबू आजमी के बयान को लेकर कहा कि जाट स्वाभिमानी है और अबू आजमी जाटों के इतिहास को नहीं जानते हैं। जाटों ने देश के लिए हमेशा कुर्बानी दी। मुसलमानों से माफी मांगनी है तो अखिलेश यादव मांगे या फिर जयंत चौधरी, जो मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान समाज के साथ नहीं खड़े थे। मुझे अबू आजमी का जो ज्ञान है, जानकारी है, उसके बारे में मुझे दया आती है, क्योंकि वो जाटों का इतिहास नहीं जानते। जाट एक स्वाभिमानी कौम है और हम लोगों ने देश समाज के लिए बड़ा बलिदान किया है। जहां तक माफी का प्रश्न है, माफी अखिलेश यादव को मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में इतनी बड़ी घटनाएं मुजफ्फरनगर में हुई थी। उन माताओं बहनों के सम्मान से जुड़े विषय, चाहे किसानों की बड़ी संख्या में ट्रैक्टर तोड़ने वाला विषय हो, चाहे पलायन का विषय हो, चाहे और भी घटनाएं हुई, बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, लोग बड़ी संख्या में जेल गए, लेकिन समाज ने कभी समझौता नहीं किया। समाज किसी के आगे झुका नहीं। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं और माफी का जहां तक प्रश्न है, ये संभव ही नहीं है। माफी हम क्यों मांगेंगे? और माफी अगर मांगी होगी तो जयंत चौधरी ने मांगी होगी। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की राजनीति में अपनी पहचान और कद बढ़ाने के लिहाज से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक मोर्चा बनाया है, जिसमें छोटे छोटे दलों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। बात करने में सबसे आगे रहते हैं। चुनावों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वाराणसी आए थे ओम प्रकाश राजभर और उन्होंने अपने चित परिचित अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर घेरा। तो वहीं उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर कहा, बीजेपी के जितने नेता हैं उन्होंने अपनी बेटी और बहनों को मुसलमानों से शादी कर रखी है, तो इसी वजह से सबका डीएनए एक लगता है उन्हें। देखिए, बनारस हमारा घर है और बनारस में आ जाने का उद्देश्य हमारा है शिवपुर विधानसभा और अजगरा, 2 विधानसभाओं की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक है। आगामी 2022 में सरकार बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम संगठन जो कमी है उसको ठीक करने में लगे हैं। उसी उद्देश्य से हम इधर बनारस आए हैं। देखिए, देश में 2 तरह की व्यवस्था है। उत्तर भारत में बीजेपी के लोग गोकशी की बात करते हैं, यही बीजेपी के लोग जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो इनकी जबान बंद हो जाती है।
दो तरह का सिस्टम देश में। मोहन भागवत जी इस बयान को क्यों कहे हैं? जितने बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता, या तो अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी मुसलमान से किए हैं, तो डीएनए तो अब मिलेगा। लेकिन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित को भड़काया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में लड़ा करके वोट की बात की जाती है। ये बात अब आम जनता समझ गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब इस नाते ये अब हिंदू मुसलमान को एक करके वोट लेने के चक्कर में है। चित्रकूट के दीनदयाल शोध संस्थान के आरोग्य धाम में 9 से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। यूपी और उत्तराखंड चुनाव के पहले हो रही बैठक में भले ही राजनीतिक चर्चा हो रही हो, लेकिन राजनीतिक लोगों को इस बैठक से दूर रखा गया है। बैठक में अखिल भारतीय टोली पदाधिकारी और 11 क्षेत्र प्रचारक शामिल होने वाले हैं, जबकि 41 प्रांत प्रचारक वर्चुअली हिस्सा लेंगे। बैठक की तैयारी और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संघ के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होंगे और आगे का एजेंडा भी तय होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय साहू हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट आपके पास? संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय से हमारा संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन संजय से संपर्क हो नहीं पा रहा है तकनीकी खराबी के चलते। बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करने के लिए। अहम जानकारी आप साझा नहीं कर पाए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल के दौरान लखनऊ में बड़े घोटाले में सीबीआई ने अपनी जांच की गति को बढ़ा दिया है। लखनऊ में करीबन 1800 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के साथ ही पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कई जिलों में छापेमार कार्रवाई करी। आपको बता दें, इस घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है। सीबीआई ने लखनऊ के एंटी करप्शन ब्रांच ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरंभिक जांच के बाद तत्कालीन अधीक्षण अभियंता रूप सिंह यादव, शिवमंगल यादव, चीफ इंजीनियर काजिम मली, असिस्टेंट इंजीनियर सुशील कुमार यादव समेत 190 लोगों के खिलाफ जो है यहां पर केस दर्ज किए हैं। कार्रवाई लगातार की जा रही है। छापेमार कार्रवाइयों से सभी सख्ते में है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतें हटाने की मांग संबंधी उनकी याचिका खारिज करने और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने वाले शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को अदालत ने रिजवी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने कुरान की 26 आयतों को देश के कानून की विरोधी बताते हुए हटाने की मांग की थी। उनका कहना था कि ये आयतें कथित रूप से चरमपंथी और आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि आजमगढ़ के पलिया गांव में मुन्ना पासवान, राजपति पासवान और अप्पू पासवान के घरों को गिराए जाने के मामले में भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता सामने आई है। उन्होंने दिल्ली में बयान जारी करते हुए कहा कि यूपी में भाजपा सरकार की पुलिस ने बिना कारण दलित परिवार के 3 घरों को जेसीबी मशीन से गिरा दिया और पुलिस ने गांव के दलित प्रधान मुन्ना पासवान के साथ बेरहमी से मारपीट तक करी है। प्रियंका ने सरकार से दलित परिवारों को आर्थिक मदद देने और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो चलिए अब खबरों में देवभूमि का रुख करेंगे। उत्तराखंड सिडकुल घोटाले में देहरादून और उधम सिंह नगर जिलों की लेट लतीफी कम नहीं हुई है। 4 साल के बाद भी ये जिले 90 जांच फाइलों को दबाए बैठे हैं। उन्हें कई बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन कोई वाजिब जवाब अब तक नहीं मिला। साल 2012 से 2017 तक सिडकुल के कामों में अनियमितता सामने आई। इसकी जांच के लिए साल 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसआईटी का गठन भी किया था। शुरुआती पड़ताल में पूरे प्रदेश में कुल 304 मामले अनियमितता के सामने आए थे और अलग अलग जिलों से संबंधित इन मामलों की जांच भी चल रही है।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उधम सिंह नगर से हमारे साथ में कंचन जुड़ी हुई हैं और साथ में देहरादून से हमारे साथ अजीत मौजूद हैं। चलिए देहरादून का रुख करते हैं, हमारे साथ में अजीत मौजूद है। अजीत, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? बिल्कुल पूजा, एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया था कि कैसे 2012 से लेकर 2017 के भीतर उत्तराखंड के तमाम जनपदों में सिरपुल के माध्यम से निर्माण कार्य होने थे और इन कार्य को असली जामा पहनाने का जो जिम्मा था वो उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के हाथों में था। और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर बात की जाए तो 2018 में उन्होंने इन पूरे मामले को लेकर एक जांच के आदेश दिए कि 2012 से 17 के बीच में जितने भी निर्माण कार्य सिरपुल की तरफ से यूपी राज्य निर्माण निगम ने किए हैं, इस पूरे प्रकरण में घोटाले की बू आ रही है तो इसको लेकर एसआईटी गठित करते हुए जांच की जाए। और डीआईजी गढ़वाल को इसका जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था और 2018 से लेकर अब तक लगातार जांचें जारी है। और पिछले साल 2020 में नवंबर की अगर बात की जाए तो लगभग 304 ऐसे मामले थे जिसमें खुलकर अनियमितता की बातें सामने आई थी और वो रिपोर्टें प्रस्तुत भी की गई थी। लेकिन नवंबर 2020 से लेकर आज तक उधम सिंह नगर और देहरादून जनपद के जो भी जांच अधिकारी थे उनकी तरफ से रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई। साफ तौर पर जो बात निकलकर सामने आई, एक बहाना उसमें बनाया गया कि कोरोना के चलते टेक्निकल स्टाफ जो है वो ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, जांच लंबित हो रही है। ठीक है, कंचन का रुख कर लेते हैं। कंचन, आपको क्या लगता है ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है? क्यों इस घोटाले का खुलासा नहीं हो पा रहा है? क्यों रिपोर्ट नहीं पेश की जा रही है? कंचन, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। अजीत, आप अपनी बात पूरी कर लें। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से लगातार भाजपा सरकार ने आते ही भ्रष्टाचार पर सीधे नकेल कसने की एक बात कही थी और इसी का अमली जामा था कि 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरे सिरपुल घोटाले की बात करते हुए एसआईटी के माध्यम से जांच कराने के लिए निर्देशित किया और जांचें भी पूरे प्रदेश में की गई। हालांकि सिरपुल का जो काम था वो मुख्यतः देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में ज्यादा विस्तार लेता हुआ नजर आया था और सरकार को भी अंदेशा था कि इन्हीं तीनों जनपद में मुख्य तौर पर जो बड़ा घोटाला है या स्कैम है वो निकलकर सामने आ सकता है। और अब जब जांचें लगातार जारी थी तो नवंबर 2020 तक तमाम जनपदों से कुल मिलाकर 304 के करीब रिपोर्टें एसआईटी गढ़वाल के पास पहुंच चुकी थी। डीआईजी गढ़वाल है, उनको इस पूरी एसआईटी का इंचार्ज बनाया गया था और उनके माध्यम से जांच जारी थी। लेकिन नवंबर 2020 के बाद से अब तक देहरादून और उधम सिंह नगर जनपद की तरफ से कोई भी जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाई है डीआईजी गढ़वाल को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि क्यों इस पूरी जांच को लंबित किया जा रहा है या इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। जब जवाब तलब किया गया तो डीआईजी गढ़वाल बिल्कुल अजीत, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और कब तक ये रिपोर्ट सामने आ पाती है। हालांकि अल्टीमेटम बार बार दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ढील दे दी है। तो वहीं कर्फ्यू 13 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने खुद दी थी। प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। तो वहीं अब शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल खोलने पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले के ही तर्ज पर रखे गए हैं जो कि वर्तमान में लागू हैं। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। सत्ता की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ गए थे। सरकार के गठन के साथ ही मुख्य सचिव पद पर तैनातगी की गई। ओम प्रकाश को हटा दिया गया था। उनकी जगह पर 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव नियुक्त हो गए और आज उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि संधू प्रदेश के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार ग्रहण करते नजर आए। सोमवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने संधू के मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए थे और देर शाम उन्होंने बीजापुर में अतिथि गृह में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करी। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।